तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ अभय कुमार, आप लोग में प्यार से सन्यासी भैया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर समझाएंगे आपको। तो एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि जो फंक्शन है ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन हीमोस्टैसिस। मतलब समझो कि जो हमारा बॉडी का ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड होता है जिससे कि हम अपना मेंटेन कर सके हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस में पता क्या क्या आता है? टेम्परेचर रेगुलेशन, आयनिक रेगुलेशन, सब चीज़ हम कर पाएँ, अपने बॉडी को मेंटेन कर पाएँ उसी टेम्परेचर पे, उसी आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम पे। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। जब दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट करता है एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और वो एक दूसरे का फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे क्या होता है, जो एनर्जी डिमांड होता है हमारे बॉडी का वो बढ़ जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी कर सके। ठीक है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। तब उस समय जो है, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का वो भी इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन आने से रिस्पायरेशन बढ़ेगा, रिस्पायरेशन बढ़ेगा और साथ में हार्ट बीट बढ़ेगा, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है ब्लड भेजल से वो बढ़ जाएगा। मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हार्ट बीट भी इंक्रीज हो चुका है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ नर्व, जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तब जो है एक्टिविटी नर्व का, ठीक है, लंग्स का, हार्ट का, किडनी का। देखो, नर्व तो समझ में आता है, लंग्स भी समझ में आता है कि हाँ O2 अंदर CO2 बाहर, ठीक है, हार्ट भी समझ में आता है, लेकिन भैया किडनी समझ में नहीं आता है कि किडनी का क्या इसमें रोल है। तो हम एक याद कर लेंगे इस चीज़ को कि इसमें किडनी भी दिया हुआ है। ठीक है, याद कर लेंगे किडनी भी दिया हुआ है। ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ये सभी चीज़ आ जाएगा। दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड भेजल्स, किडनी and other organ are coordinated while performing physical exercise। समझो बात को। अब क्यों किडनी, क्यों इससे कोऑर्डिनेटेड है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जाके GFR भी बढ़ जाएगा। अगर GFR बढ़ेगा तो फिर जो हमारा वो था, क्या बोलते थे उसे, जो हमारा ग्लोमेरुलस से जो पास होता था मटेरियल वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं किडनी पे भी ये असर पड़ रहा है। हाँ, वाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज, यस, तो ये सब चीज़ अफेक्ट होता है हमारे बॉडी में। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so they function in a synchronized fashion। मतलब जितना भी हमारे बॉडी में है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी जो है ज्वाइंटली काम करता है, एक साथ इंटीग्रेट करता है, एक साथ काम भी करता है और रिस्पॉन्स भी करता है एक साथ, जिससे कि वो सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सके, फंक्शन कर सके। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। देखो, जो न्यूरल सिस्टम होता है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, जैसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होगा। जो न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, क्योंकि इसमें क्विक एक्शन लेना होता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन।
ठीक है। जो केमिकल इंटीग्रेशन है वो हार्मोन से होता है और इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये क्विक एक्शन भी नहीं लेता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम इस चैप्टर में ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्स का अक्रॉस स्नैप्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि इस उसका फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। दैट्स ऑल। देखो मेरे पास यहाँ पे न्यूरल सिस्टम है, तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है देखते हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। जितना भी एनिमल है सबका जो न्यूरल सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जो क्या कर सकता है, वो न्यूरॉन के पास शक्ति होता है कि वो डिटेक्ट कर सके न्यूरोट्रांसमीटर को, वो रिसीव कर सके, ट्रांसमिट कर सके स्टिमुलाई को, ठीक है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो हमारा लोअर इनवर्टिब्रेट्स है उसमें बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। द न्यूरल सिस्टम, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या है, सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, कुछ न्यूरॉन जो है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन यहाँ से निकला हुआ है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, जहाँ पे कि एक ब्रेन होता है और उसके साथ नंबर ऑफ गैंग्लिया होता है और न्यूरल टिश्यू होता है। समझो यहाँ पे ये हमारा हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या है, सिर्फ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। लेकिन जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट में ब्रेन होता है, गैंग्लिया होता है और न्यूरॉन होता है। तो ब्रेन होता है, गैंग्लिया होता है और न्यूरॉन होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। तो देखो जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो दो चीज़ में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो है वो हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसे हम PNS कहते हैं। देखो द CNS में इंक्लूडेड अ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। देखो कोई भी बॉडी में हमारा मानो इन्फॉर्मेशन जाता है तो वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, वो प्रोसेस हमारा ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, इसीलिए इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोला गया है। एंड कंट्रोल, हम कंट्रोल कहाँ से करते हैं, ब्रेन से करते हैं, ठीक है। द PNS कंप्राइजेज ऑफ द नर्व ऑफ द बॉडी, ऑफ ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो जितना ये मानो कि CNS है, CNS ये है, सॉरी ऐसे इसको देखते हैं, CNS ये है, CNS में ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो CNS से जितना भी नर्व अराइज होगा उस सभी को हम PNS कहेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द PNS कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS। और CNS में क्या है, हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS, जो PNS है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें भी अब जो है दो पार्ट आता है, 2 टाइप्स का है। देखो एक है एफरेंट फाइबर और दूसरा है इफरेंट फाइबर। एफरेंट क्या होता है, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है और कहीं पे जो है हमको लेट सपोज यहाँ पे हमको स्टिमुलाई फील हुआ तो ये यहाँ से इसको लेके आएगा। तो लेके कौन आता है, एफरेंट। और ई मतलब क्या होता है, एग्जिट। फिर यहाँ से कौन वहाँ तक लेके जाएगा, एग्जिट करवाता है इफरेंट फाइबर। उसी प्रकार से एफरेंट आर्टेरियोल था, लेके आने वाला एफरेंट, लेके जाने वाला इफरेंट। द एफरेंट ये हो गया। फिर PNS जो है वो डिवाइडेड है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। देखो सोमैटिक क्या करता है, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल। जो समझो जो स्केलेटल मसल CNS से जो भेजता है, स्केलेटल मसल में जो CNS से भेजता है, स्केलेटल मसल में जो कि हम वॉलेंट्री है,
तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक। जो कंट्रोल किया जा सकता है वो है सोमैटिक, जो स्केलेटल मसल से कनेक्टेड होता है वो है हमारा सोमैटिक। और जो while the autonomous nervous system transmit impulse from CNS to involuntary organ and smooth muscle of the body। तो जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये हमारा जो है वो CNS से ऐसा बॉडी ऑर्गन में लेके जाता है जो कि इनवॉलेंटरी होता है। सोमैटिक बोले तुमको याद रखना है स्केलेटल मसल, ठीक है। ऑटोनोमस बोला मतलब इनवॉलेंटरी ऑर्गन में लेके जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर ऑटोनोमस जो है वो फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं उसको हम सिंपैथेटिक में और पारासिम्पैथेटिक में, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम डिवाइडेड कैसे खेले हैं कि हमारे पास CNS है, हमारे पास PNS है, हम फिर PNS में आ गए। PNS का दो पार्ट होता है, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर, ठीक है। फिर देखो PNS में भी जो है हम उसको दो बार में डिवाइड किए हैं, एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक है ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। अब ऑटोनोमस में भी दो पार्ट हैं कि जो हम लेके जा रहे हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास, वो हम दो तरीके से लेके जा सकते हैं, एक है पारासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिम्पैथेटिक। फॉर एग्जांपल अगर हम दें कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये ऑटोनोमस है, ये जो है इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। और हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन क्या है, स्टोमक, स्टोमक नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और लेते हैं, यूरेथ्रा, ये भी क्या इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। नहीं, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। जैसे मानो मेरा ये ब्रेन है और ये मेरा हार्ट है, ठीक है, तो ऑटोनोमस है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। अब देखो जिसको सिंपैथी चाहिए, अब ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है हार्ट को, और हार्ट का अगर जो है हार्ट का रेट को बढ़ाना हो, हार्ट रेट बढ़ाना हो, तो कौन हमको रिस्पॉन्सिबल होगा, सिंपैथी मांगना पड़ेगा, सिंपैथेटिक। और अगर नहीं बढ़ाना है, नॉर्मल कंडीशन में रहना है जैसे भी हम बैठे हुए हैं, तो ये हमारा पारासिम्पैथेटिक ऑन है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि रटना पड़ता है हर साल, वो ये है कि विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। विसरल नर्वस सिस्टम भी क्या है, पार्ट है PNS का, दैट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ, देखो नर्व फाइबर, गैंग्लिया और प्लेक्सस, ये तुम तीन चीज याद कर लो। नर्व फाइबर तो समझ में आता है, गैंग्लिया भी समझ में आता है। जिसे ब्रेन हुआ था इंसेक्ट में, यहाँ पे ब्रेन की जगह पे क्या बोल दिया गया है, प्लेक्सस, ठीक है। जैसा इंसेक्ट में था वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे ब्रेन था, यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लेक्सस कर दिया है। नर्व फाइबर वहाँ भी था, गैंग्लिया वहाँ भी था, और वहाँ पे ब्रेन था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लेक्सस हो गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाई विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम CNS टू द भिसरा एंड फ्रॉम भिसरा टू CNS, ठीक है। तो CNS से भिसरा में जाएगा, भिसरा से फिर CNS में आएगा, ठीक है। नर्व फाइबर, गैंग्लिया और प्लेक्सस, ठीक ठीक ठीक। तो मतलब बोल सकते हैं इंसेक्ट के केस में हम ब्रेन का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम बाकी के केस में प्लेक्सस का नाम ले रहे हैं। बस इसको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखो न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, देखो न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, जो ये न्यूरल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। देखो न्यूरॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोप में देखने पे ही दिखता है। ये 3 मेजर पार्ट है इसका, जिसमें कि सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। सेल बॉडी, उससे कुछ डेंड्राइट्स निकला हुआ है और कुछ एक्सॉन है, एक एक्सॉन ही होता है। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ग्रैंड ऑर्गेनेल एंड सर्टन ग्रैनुलर बॉडीज। तो जो सेल बॉडी उसमें साइटोप्लाज्म तो है, कुछ सेल ऑर्गेनेल भी है, और जो है कुछ ग्रैनुलर बॉडीज होता है जिसे हम कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। निजल ग्रैन्यूल हमारा सेल बॉडी में होता है और डेंड्राइट्स में भी होता है। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कॉन्टेन निजल ग्रैन्यूल और ऑल्सो कॉल्ड डेंड्राइट। देखो जो डेंड्राइट है
उसके अंदर भी नीजल ग्रैन्यूल होता है। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को लेके आता है। एक्सॉन जो है वो लॉन्ग फाइबर है, ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, हाँ ठीक है, जो डिस्टल, देखो एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा होता है डिस्टल, जो दूर वाला होता है उसे बोलते हैं डिस्टल एंड, वो क्या है, ब्रांच। देखो यहाँ पे ब्रांच तुमको दिख रहा है, ये ब्रांच है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है जो कि एक केमिकल्स को रखता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, ठीक है, टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। या तो ये सिनेप्स में भेज देगा या फिर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भेज देगा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है मल्टीपोलर, जिसमें कि एक एक्सॉन होता है और 2 से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि मिलता है हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, विच आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर हमारे पास बाइपोलर है, जिसमें कि एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, ये हमारे रेटिना में पाया जाता है। और फिर मेरे पास यूनिपोलर है। तो जो यूनिपोलर होता है, जो हमारे पास यूनिपोलर है, वो उसमें सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन होता है, और ये हमारा जो है डेंड्राइट इसमें नहीं होता है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। इसमें एक और एग्जांपल बाद में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है सूडो यूनिपोलर, सॉरी सूडो बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर या बाइपोलर जो भी बोलो। उससे क्या होता है, एक एक्सॉन से एक साइटोन से 2 एक्सॉन निकल जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है, हमारा डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, जिसमें कि नेमली है यूनिपोलर कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, याद कर लो। देयर आर 2 स्टेप ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व विथ स्वान सेल। जो माइलिनेटेड होता है, जिसके ऊपर माइलिन शीथ होता है, तो माइलिन शीथ कौन बनाता है, स्वान सेल बनाता है। तो माइलिन शीथ हमारा स्वान सेल बनाता है। तो द माइलिन शीथ नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व्ड विथ स्वान सेल विच फॉर्म माइलिन शीथ around the axon. The gap between the adjacent myelin sheath are called nodes of Ranvier. जहाँ पे myelin sheath नहीं है उसे हम बोलते हैं nodes of Ranvier, ठीक है। myelinated nerve fiber are found in spinal and cranial nerve. तो जो हमारा spinal nerve है, जो हमारा spinal nerve है और जो हमारा cranial nerve है, वो हमारा myelinated होता है। समझो बात को ध्यान से, बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। तुम ये समझो कि जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व निकला है, जो कि हमको फास्ट मूवमेंट चाहिए, हम कुछ भी देखें अपने बॉडी से, समझो बात को, हम कुछ भी देखें तो हमको तुरंत क्विक एक्शन चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए मेरे ब्रेन के अंदर, कुछ सुने तुरंत दिखना चाहिए, कुछ फील हुआ तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो चाहे वो स्पाइनल हो चाहे वो क्रेनियल नर्व हो, वो हमारा माइलिनेटेड होता है। और नन माइलिनेटेड कौन होता है, ऑटोनोमस सोमैटिक। ऑटोनोमस सोमैटिक जो है वो ये हमारा नन माइलिनेटेड होता है, इसको याद करना ही होगा। ये हमारे पास एक एक एक्सॉन का फोटो है, और इस एक्सॉन बोलते हैं, ये मेरा न्यूरॉन का फोटो है जिसमें कि डेंड्राइट्स दिखाया गया है, और नीजल ग्रैन्यूल साइटोन में भी है और डेंड्राइट्स में भी है। सेल बॉडी ये है, इसका न्यूक्लियस है और श्वान सेल है, ये हमारा एक्सॉन है, माइलिन शीथ कवर है, नोड्स ऑफ रैनवियर है, एक्सॉन टर्मिनल है जिसे हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तो जो ब्रेन से निकल रहा है
वो हमारा माइलिनेटेड है, जैसे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और नॉन माइलिनेटेड कौन है? ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिस्टिलैंड है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब। देखो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल सेल क्यों है? वो क्यों कोई न्यूरो ट्रांसमीटर के वजह को देख के एक्साइट हो जाता है? क्योंकि ये पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? पता नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूरल मेम्ब्रेन है उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन प्रेजेंट होता है। दीज आयन चैनल आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है अलग अलग आयन्स के लिए। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब एक न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तो वो रेस्ट कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेबली मोर परमिएबल टू पोटासियम आयन। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल किसके होता है? पोटासियम आयन के ज़्यादा परमिएबल होता है। और नियरली इम्परमिएबल टू होता है सोडियम आयन। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है वो सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल है, क्योंकि हमें जो है जो पंप आएगा सोडियम पोटासियम पंप, तो उस सोडियम को बाहर फेंकना है। अगर अपने आप चले जाता तो हम क्यों फेंकते 3 सोडियम को बाहर? सीधा सा बात है। वो पोटासियम आसानी से अंदर आ सकता है, लेकिन सोडियम हमारा इम्परमिएबल नहीं है। सोडियम हमारा परमिएबल नहीं है, वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उसको हम जबरदस्ती भेजेंगे सोडियम पोटासियम पंप से। ठीक है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब जो है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये परमिएबल है पोटासियम के लिए, इम्परमिएबल किस किस के लिए? एक सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। सोडियम अंदर आएगा, अनायन के साथ मिलके कुछ ना कुछ बना लेगा। ऐसे याद करो कि सोडियम है और अंदर सोडियम जो है, सोडियम और एनायन अगर मिल गया, समझो बात को, सोडियम और एनायन में क्या है? Cl-। लेट्स सपोज मिल गया तो सॉल्ट बन जाएगा ना, समझो। इसीलिए सोडियम को और एनायन को अलग अलग रखने के लिए इन दोनों को इम्परमिएबल कर दिया गया है। ये चाहता है कि हम सोडियम को बाहर फेंक दें पंप से और एनायन को अंदर रख ले। सोडियम को बाहर फेंक दे, Cl- को अंदर रख ले, सोडियम को बाहर फेंक दे, एनायन को अंदर रख ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये दोनों के लिए इम्परमिएबल है। ये सोडियम के लिए भी इम्परमिएबल है और एनायंस के लिए भी इम्परमिएबल है। ठीक है, ठीक है। Consequently, the exoplasm inside axon contain high concentration of potassium and negative charge protein। ठीक है, सीधा सा बात है कि अगर परमिएबल पोटासियम के लिए है तो अंदर क्या आ जाएगा? ज़्यादा अमाउंट में पोटासियम आ जाएगा। और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो है ही, जो कि अंदर रखना चाहता है एनायन को अंदर रखना चाहता है और सोडियम को बाहर रखना चाहता है। ठीक है, तो और अंदर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड एक्सोन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटासियम। और बाहर में जो है पोटासियम कम है, कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम ज़्यादा है, दस फॉर्म ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन across resting membrane are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump which transport 3 sodium outward and 2 potassium अंदर। तो वो क्या कर रहा है? 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटासियम को अंदर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों हुआ? समझो बात को। क्योंकि सोडियम इम्परमिएबल था मेम्ब्रेन से, हमको बाहर फेंकना था, हमको जुदा करना था दोनों को।
सोडियम को और एनायन को जुदा करना था, तो हम क्या किए, सोडियम को बाहर फेंक दिए, सोडियम पोटासियम पंप लगा के, एनायन अंदर ही रह गया। तो सोडियम को बाहर फेंक दिए हम, और पोटासियम बाहर नहीं था, तो बाहर क्या आ गया, पॉजिटिव स्टेट, अंदर क्या रह गया, नेगेटिव स्टेट। ठीक है, तो तीन सोडियम को बाहर फेंका, 2 पोटासियम को अंदर लिया, चार्ज में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 3 चार्ज बाहर, 2 चार्ज अंदर। तो एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजेसेस पॉजिटिव चार्ज वाइल द इनर सरफेस, जो हमारा इनर सरफेस था वो क्या हो गया, वो निगेटिव चार्ज हो गया। एंड देयरफॉर इट इज पोलराइज्ड, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference across the resting plasma membrane is called resting potential. Electrical potential difference across resting plasma membrane is called resting potential. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो 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 समझो, फिर समझो। देखो अभी तक हम क्या समझाएं, समझो बात को, बहुत डीपली समझते हैं। जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो अभी तक जो पढ़े बता रहे हैं फिर से। देखो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए और एनायन के लिए इम्परमिएबल है, जो कि सोडियम और एनायन मिल के सॉल्ट बना लेगा, तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम दोनों को जुदा करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को पंप लगा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, सोडियम को पंप लगा के बाहर फेंक दिए, अंदर बचा क्या, अंदर बचा क्या, पोटासियम, क्योंकि वो परमिएबल था। तो पोटासियम इन कंपैरिजन टू सोडियम कम आया है, और पहले से ही एनायन भी है। तो अब क्या हुआ, अंदर निगेटिव हो गया, बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अंदर निगेटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेज को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल आएगा, होगा क्या पता है, अब होगा क्या, बाहर से सोडियम अंदर आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। यू माइट बी curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at site A become freely permeable to sodium. जैसे देखो पहले सोडियम के लिए इम्परमिएबल था, अलग अलग किए भाई दोनों को, हम फेंक फेंक के बाहर फेंके। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आया, टच किया, वैसे ही क्या हो गया, सोडियम जो है हमारा वो फ्रीली परमिएबल हो गया। अब आसानी से घप घप अंदर आने लगा सोडियम। दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एट दैट साइट। अब क्या हो गया, आउटर सरफेस जो है वो निगेटिव हो गया, अंदर का सरफेस पॉजिटिव हो गया। जैसे ही सोडियम, जैसे देखो यहाँ पे साइट आया, स्टिमुलस कुछ दिए, छुए, टच किए हाथ से, सोडियम अंदर आने लगा, फ्रीली परमिएबल हो गया। सोडियम अंदर आया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट एंड दस रिवर्स्ड, हैंस डीपोलराइज्ड। जब सोडियम अंदर आ जाता है, जब अंदर जो है पॉजिटिव हो जाता है, इसको बोलते हैं डीपोलराइज कंडीशन। जब अंदर पॉजिटिव होता है उस केस को बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस जो बना है इसको बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। This is called action potential, which is in fact termed as a nerve impulse. ठीक है, अब क्या होगा, at site immediately ahead the axon membrane has positive charge on the outer surface. ठीक है, साइट बी में देखो क्या हुआ, ए साइट में क्या हुआ, देखो यहाँ पे बाहर में क्या हुआ, निगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। अब अंदर वाला पॉजिटिव जो है वो बी साइड जाना चाहेगा। अगर बी साइड चला गया तो ये अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हुआ तो बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब पॉजिटिव जो है ए टू बी गया है,
और समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एट द साइड इमीडिएटली अहेड, जो साइड बी है, मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन द इनर सरफेस। एज ए रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑन द इनसाइड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ऑन दिस आउटर सरफेस द करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो हम बाहर के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अंदर के हिसाब से चलेंगे। तो देखो अंदर के साइड क्या हुआ, समझो बात को, पहले पूरा का पूरा समझा दे। अब रुक जाओ चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम तुमको समझाते हैं, या पहले तो समझ लो। देखो, हैंस द पोलरिटी एट द साइड इज रिवर्स एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी, ठीक है। दस द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइड ए arrives at side B, the sequence is repeated along the length of axon. Consequently, the impulse is conducted. The rise in stimulus produce the permeability of sodium is extremely short-lived. It is quickly followed by the rise in permeability to potassium ion. Within a fraction of a second, potassium diffuse outside membrane and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation, and fiber become once more responsive to further stimuli. देखो कहना कुछ भी नहीं चाह रहा, ये फालतू बातें कर रहा है। अब हम समझाते हैं हुआ क्या। देखो अभी तक स्टार्टिंग से समझा रहे हैं हुआ क्या था। सबसे पहले हमारा जो मेम्ब्रेन था वो ज़्यादा परमिएबल था पोटासियम के, तो पोटासियम अंदर था ज़्यादा, ठीक है, और इम्परमिएबल था सोडियम के और एनायन के, क्योंकि इन दोनों को ये अलग अलग करना चाहते थे। तो सोडियम को क्या किए हम, लात मार के बाहर फेंक दिए सोडियम पोटासियम पंप को, ठीक है। जब सोडियम बाहर चला गया तो सोडियम ज़्यादा अमाउंट में बाहर चला गया, बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अंदर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही स्टिमुलस आया, टच किए हम, वैसे ही सोडियम परमिएबल हो गया शॉर्ट टाइम के लिए। अब सोडियम अंदर आने लगा, सोडियम जैसे अंदर आने लगा, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया। अब अंदर जो सोडियम आया है वो चाहता है कि हम फैले, तो वो फैलना चाहता है, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम अंदर के हिसाब से बोलेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो किया। करंट जो है वो, क्योंकि करंट एक पॉजिटिव चार्ज का ही तो फॉर्म है, तो करंट जो है वो ए से बी पे गया, और बाहर जो है आउटसाइड बी से ए में गया करंट, ऐसे रिवर्सल। ए अंदर हमको याद रखना है, अंदर अंदर क्या है, ए से बी करंट जाएगा, अंदर क्या है, ए से बी इधर साइड करंट जाएगा, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद जो है पोटासियम, सोडियम जो है बहुत छोटा समय के लिए परमिएबल हुआ था, फिर वापस से जो है सोडियम इम्परमिएबल हो जाएगा, पोटासियम वापस से परमिएबल हो जाएगा। तो सोडियम, तो पोटासियम वापस से परमिएबल हो गया तो पोटासियम बाहर निकल जाएगा, तो वापस से रेस्टिंग स्टेज आ गया, अंदर वापस जो है निगेटिव आ गया, और बाहर क्या हो गया, सोडियम हो गया। जब सोडियम अंदर आता है, अंदर आता है, उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब सोडियम अंदर आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब सोडियम अंदर आता है तो उसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। आई होप समझ में आया होगा, फिर से समझा देते हैं, नहीं समझा तो दिए ऐसे, हम वापस से देख लो रिपीट करके, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो समझते हैं बात को, कैसे होता है ट्रांसमिशन।
तो एक नर्व फाइबर जो एक नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में, ठीक है, थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। कि एक न्यूरॉन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, तो इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम सिनेप्स कहे हैं। ए सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लैफ्ट। जो स्नैप्स है समझो बात को। स्नैप्स होता क्या है, जो मानो मेरा न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन आया, ठीक है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन आया उसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, जो बाद में आएगा उसे बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। तो जो प्री सिनेप्टिक है और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके बीच में कभी कभी गैप होता भी है, कभी कभी गैप नहीं होता है। तो जो गैप होता है उसे हम सिनेप्टिक क्लैफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज से मिलके सिनेप्स बनता है हमारा। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जो मेम्ब्रेन होता है प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का, आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, वहाँ पे गैप नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सिस, ठीक है, इसमें चल जाता है। Transmission of an impulse across electrical impulse is very similar to impulse conduction along single axon। जैसे सिंगल एक्सॉन में impulse conduction होता है वैसा ही होता है जो हमारा क्लोज वाला होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स आता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल स्नैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल स्नैप्स। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे सिस्टम में क्या है, केमिकल वाला। तो एट ए केमिकल स्नैप्स, ठीक है, साइनैप्स, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड स्पेस। जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है उससे हम सिनेप्टिक क्लैफ्ट कहते हैं, ठीक है, उससे सेपरेटेड होता है। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लैफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन? अरे कुछ भी क्वेश्चन दाड़ा। केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो हमारा इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट दीज सिनेप्सेस। ट्रांसमिशन ऑफ सिनेप्स इम्पल्सेस एट दीज सिनेप्सेस। ठीक है। द एक्सॉन टर्मिनल contain वेसिकल filled with neurotransmitter when an impulse और एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल। जब आता है एक्सॉन टर्मिनल पे, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ स्नैप्टिक वेसिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, इस स्नैप्टिक वेसिकल को इसके टर्मिनल एंड पे जाके भेज देता है मेम्ब्रेन व्हेन दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लैफ्ट, ठीक। Thus release neurotransmitter bind to their specific receptor, जाकर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, जो बाद में आता है उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ही कहते हैं। दिस बाइंडिंग opens ion channel allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory। तो जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो हमारा एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, इसका फिगर को देख समझते हैं। ये हमको एक्सॉन दिया हुआ है सबसे ऊपर, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, एक्सॉन टर्मिनल दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके अंदर बात किया गया है सिनेप्टिक वेसिकल के बारे में, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में, सिनेप्टिक क्लैफ्ट के बारे में, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में। रिसेप्टर सबसे नीचे दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिसेप्टर सबसे नीचे दिया हुआ है, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, इसको तुम देख लो। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं CNS को, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है,
ठीक है, एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमांड एंड कंट्रोल, कौन कमांड देता है और कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन होगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं करता है, ब्रेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। जैसे हमारा जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो हम कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, जो बैलेंस करना होता है बॉडी को, जो फंक्शनिंग करना होता है वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन का, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, circadian 24-hour rhythm of our body, activities of several endocrine gland and human behavior, सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। It also a site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion and thoughts। सब कुछ किससे रिलेटेड है? हमारा सब कुछ रिलेटेड है ब्रेन से, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है स्कल के द्वारा। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल meninges consisting of outer layer called dura mater, a very thin middle layer जिसे हम आर्कनोइड बोलते हैं, और इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ ब्रेन टिश्यू कॉल्ड पाई मैटर। समझो, इसको याद करेंगे कैसे? जो मिनिंजेस है क्रेनियल, इसको याद करेंगे हम DAB, जो DAB स्कूल है उससे याद करेंगे। भी के जगह पे P लगा दो, DAP स्कूल, DAP से याद रखेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब सबसे ऊपर क्या है हमारा? ड्यूरा मैटर, उसके नीचे क्या है? अरेकनोइड मैटर, फिर क्या है? पाई मैटर। तो ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड मैटर, पाई मैटर, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है। ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड मैटर, पाई मैटर, DAP, ठीक है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। सबसे पहले मेरे पास है फोर ब्रेन, फिर है मिड ब्रेन, फिर मेरे पास है हिंड ब्रेन। तो ये ब्रेन जो है वो 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद जब हम पूरा पढ़ लेंगे इसको। सबसे पहले मेरे पास देखो, जो पूरा ब्रेन है ना वो 3 चीज़ में डिवाइडेड है ब्रो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो देखो, द फोर ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेरिब्रम, जो सेरिब्रम है, जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, सेरिब्रम दिख रहा है, हाँ, सेरिब्रम हो गया। फिर हमारे पास थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। ये 3 चीज़ याद रखो कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें क्या क्या है। हमारा सेरिब्रम है, हमारा थैलेमस है, हमारा जो है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। जो एक डीप क्लेफ्ट होता है वो सेरिब्रम को, ये हुआ ट्रांसवर्सली, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनली। तो लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। उसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कोलासम। कॉर्पस कोलासम जो है वो ऐसे जोड़ता है दोनों को, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक ऐसा लेयर ऑफ सेल जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर अप करता है, उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस। देखो, ऐसा इसको क्यों बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे क्यों होता है? तो क्योंकि यहाँ पे जो है सेल बॉडीज होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज होते हैं, जिसके वजह से ग्रे हो जाता है, इसलिए इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर।
The cerebral cortex contain motor area, sensory area, and the large region that neither clearly sensory area nor motor in function. This region is called association area. समझो बात को कि एक मेरे पास जो है सेंसरी एरिया है, दूसरा मेरे पास मोटर एरिया है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एसोसिएशन एरिया. सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया association areas are responsible for complex function like intersensory association. तो ये हमारा इंटरसेंसरी एसोसिएशन करता है, मेमोरीज में काम आता है, कम्युनिकेशन में जब हम करते हैं तब अगर हमारा एसोसिएशन एरिया जो है तगड़ा है तो हम जो है कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं. फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विथ जो है माइलिन शीथ. जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रेइस होता है, लेकिन जो हमारा फाइबर्स है जो नीचे की तरफ गया है वो हमारा जो है माइलिन शीथ से ढका हुआ होता है. उसको क्या बोलते पता है? वाइट मैटर, which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and hence called the white matter. The cerebral wrap around a structure called thalamus. जो सेरिब्रम है वो थैलेमस के आसपास रैप किया हुआ होता है. बहुत इंपॉर्टेंट, अराउंड थैलेमस के अराउंड होता है, जो कि थैलेमस क्या है? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर. ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. तो थैलेमस से ही पता क्या होता है? अंदर की तरफ जो है न्यूरॉन जाता है और वहाँ से निकलता है. मतलब समझ रहे हो यहाँ पर से कि यहाँ से लेके गया, थैलेमस से ऊपर लेके जाएगा और वापस से मोटर न्यूरॉन जो है उसको नीचे लेके आएगा. ये मेजर कंडक्टिंग सेंटर है. मतलब जैसे होता है ना बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, जंक्शन, ऐसा काम होता है इसका. which is a major coordinating center for the sensory and motor signaling. Another very important part of the brain जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वो जो है बेस पे होता है. कहाँ पे? थैलेमस के बेस पे. ये मानो थैलेमस है, सॉरी ये हमारा हाइपोथैलेमस है और यहाँ से थैलेमस निकला हुआ होता है. तो ये थैलेमस का जो बेस होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं. lies at the base of the thalamus. The hypothalamus contain a number of centers, ठीक है, which control the body temperatures, urge for eating, drinking. It also contain several group of neurosecretory cell which secrete hormone called hypothalamic hormone, पता है. The inner part of the cerebral hemisphere and group of associated deep structure like, देखो the inner part of the cerebral hemisphere जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, जो अंदर का पार्ट है, एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, जैसे किसे बोलते हैं? एमिगडिला, हिप्पोकैम्पस. जो एमिगडिला है और हिप्पोकैम्पस है ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसको हम लिम्बिक लोब कहते हैं या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. समझो बात को. एक लिम्बिक लोब जो है या लिम्बिक सिस्टम में जो है इसके अंदर दो चीज़ हम लिए हैं. एक हम लिए हिप्पोकैम्पस और एक लिए है एमिगडाला. इनके वजह से जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, कि हम कैसे सेक्सुअल बिहेवियर बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन. ठीक है, तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है. तो लिम्बिक सिस्टम को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे इतना ज़्यादा ये जो है सब चीज़ में हमारा इम्पॉर्टेंट रोल करेगा. अब हमारे पास जो है वो आ चुका है मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन जो है वो लोकेटेड होता है थैलेमस से या हाइपोथैलेमस, कुछ भी बोल दो, थैलेमस हाइपोथैलेमस एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि एक ही पोजीशन पे है. ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, मतलब ये फोर ब्रेन है और नीचे पोन्स है. तो फोर ब्रेन ऊपर है, नीचे पोन्स है, और फोर ब्रेन में पे क्या थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस है और नीचे पोन्स है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो एक कनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन. ठीक है, इस सेरिब्रल एक्विडक्ट है. ठीक है, मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्विडक्ट है. द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लॉब्स, जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमेनिया कहते हैं. मतलब इसके पीछे जो है ऐसा 4 हमें डॉट देखने को मिलेगा, 4 लॉब देखने को मिलेगा, जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमेनिया कहते हैं. फिर मेरे पास क्या है? हिंड ब्रेन कॉम्प्राइजेस पोन्स,
सेरिबेलम मेडुला। सबसे ऊपर जो है हमारा पॉन्स होता है, फिर मेडुला होता है, फिर यहाँ पे जो है सेरिब्रम होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। ठीक है, तो हम इसको अगर बनाएं, अगर दिखाएं, देखो यहाँ पे समझो, ये हमारा पॉन्स वाला रीजन है। ठीक है, इसको क्या बोल दिए हम, पॉन्स बोल दिए। दिस इज कॉल्ड पॉन्स, दिस इज कॉल्ड पॉन्स। ठीक है, पॉन्स के ही बगल में जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेडुला। दिस इज कॉल्ड मेडुला। और इससे जो है सेरिब्रम लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। ठीक है, समझा दिए यहाँ पे हम। हाँ, तो देखो जो हिंड ब्रेन है उसमें क्या है, पॉन्स है, मेडुला है, सेरिब्रम है, ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, द पॉन्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइबर ट्रैक डेट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये जो है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है, जो कि देखो ये पॉन्स जो है वो मेडुला को मिड ब्रेन से जोड़ने का काम कर रहा है। सेरिब्रम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे सके नया से नया न्यूरॉन को, अधिक से अधिक न्यूरॉन का। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। नीचे क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नीचे क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। द मेडुला कंटेंट सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेटरी, पढ़ चुके हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स भी होता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी होता है। तो तुमको याद रखना है कि जो हिंड ब्रेन में हमको जो बताया गया है फंक्शन, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, देखो रिस्पायरेशन हो, गैस्ट्रिक वाला हो, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो, और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स हो, देखो तीनों चैप्टर एक साथ है। गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेस्टिव रिस्पायरेशन, और कार्डियो वाला जो है सर्कुलेशन, ये तीनों चीज जो है वो कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। चैप्टर नंबर 16, 17, 18 वो कहाँ है, मेडुला से कनेक्टेड है। 3 मेजर रीजन मेक ऑफ द ब्रेन स्टीम, वो क्या है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है। ये तीनों मिलके जो है, सेरिब्रम नहीं है, वो तीनों मिलके मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाता है। और यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी 1 घंटा के अंदर, मुश्किल से 40 मिनट लगा होगा। तो इस चीज़ को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और ये आपको पता है कब काम आएगा, जब आपका अगले दिन टेस्ट होगा और आपको 40 मिनट में पूरा का पूरा एनसीईआरटी को देखना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पे ये आपके लिए बॉडी, ये जो आपका लेक्चर है बहुत काम आपके लिए आएगा। तो मैं आपका सन्यासी भैया अब लेता हूँ इजाज़त। आप लोग हमें प्यार से अभय भी बोलते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।